ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम गेटिंग स्टार्ट विद एसपीएसएस है। तो एसपीएसएस हमने जितनी भी एनालिसिस अगर हम रिसर्च में करते हैं तो एसपीएसएस के थ्रू करते हैं, मैन्युअली तो हम करते नहीं हैं। एक्सेल को भी हम इतना यूज नहीं करते, एसपीएसएस यूज करते हैं। तो हम एसपीएसएस को डिस्कस करते हैं। एसपीएसएस है क्या? एसपीएसएस फॉर विंडो इज अ कंप्यूटर पैकेज दैट विल परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर. Data management and analysis can be handled well with SPSS. SPSS can analyze data, make graph, perform statistical technique varying from सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू एडवांस रिग्रेशन एनालिसिस। हम जितने भी चाहे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं तो वो हम एसपीएसएस के थ्रू कर सकते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के जितने भी टेस्ट हैं तो वो हम एसपीएसएस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स के हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज है और टेस्ट है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक ब्रॉड डिवीजन है। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ हमारे पास बेसिक बेसिक टेस्ट आ जाते हैं और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास तमाम वो टेस्ट आ जाते हैं जो कि डेटा को इन डेप्थ स्टडी करते हैं और कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, इंडिविजुअल्स में। तो वो हमारे पास यानी बेसिकली ये एक ब्रॉडली हमने डिवाइड किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट को टू पार्ट्स में। ओके, एसपीएसएस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एसपीएसएस, इसके फीचर्स क्या हैं और बेसिक डेटा एनालिसिस, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, वो हम एसपीएसएस के थ्रू कैसे करते हैं। अच्छा, एसपीएसएस बेसिकली है क्या? एसपीएसएस स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये डिराइव हुआ था, स्टार्ट्स में ये आया था। लेकिन इसमें ये बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई कर देता है, तो इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल साइड पर भी ये ज्यादातर यूज होता है। करंटली अगर हम देखें तो एसपीएसएस का वर्जन 29 अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पे वर्जन 25 यूज करेंगे क्योंकि मेरे पास 25 ही अवेलेबल। ओके, फीचर ऑफ एसपीएसएस, हम क्यों इसको यूज करते हैं? एक तो ये फ्रेंडली है, बिल्ट इन कमांड फंक्शन, यानी हम इसमें कमांड फंक्शन यानी सारे ऑप्शन इसमें मौजूद है, आपने सिर्फ क्लिक करना होता है और आपके पास तमाम टेस्ट अप्लाई हो जाते हैं। तो ये बिल्ट इन कमांड फंक्शन ये है, यानी आपको इसको इसके लिए कोई फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डाटा का मीन फाइंड करना चाहते हैं तो आपको मीन का फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो मेन्यू बार है वहां से आप मीन सेलेक्ट कर लें, आपका मीन फाइंड हो जाए। ठीक है। प्रोवाइड कमांड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर्मेट डेटा एक्सेस, आप किसी भी डेटा फाइल से, चाहे वो एक्सेल में हो या किसी और डेटा फाइल की फॉर्म में हो आपके पास, वो आप एसपीएसएस में यूज कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि अगर आपने एसपीएसएस के थ्रू एनालिसिस करनी है तो डेटा एसपीएसएस शीट में ही अवेलेबल हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास डेटा नॉर्मल, अगर हम रूटीन में देखें या ऑफिस में देखें, तो डेटा हम एक्सेल में इंटर करते हैं, तो आप एक्सेल से डेटा को एसपीएसएस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इसलिए भी एक फ्रेंडली है, इजीली एक्सेसिबल होता है इसका डाटा। ability to generate various statistical report, ability to store programs and report, आप जितनी भी इसमें एनालिसिस करते हैं वो उसको स्टोर करता जाता है। अच्छा, अब अगर हम एसपीएसएस को देखें, जब आप एसपीएसएस को ओपन करते हैं, आफ्टर क्लिकिंग ऑन एसपीएसएस आइकन, द बिलो विंडो विल बी ओपन, ये विंडो आपके पास सबसे पहले ओपन होगी। ठीक है। इसमें जो आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा है इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। इसके बाद जो है आपको फाइल्स वाली एक रो नजर आ रही है, इसको हम टूल बार कहते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है जिसमें ये आपको डिफरेंट सेल्स नजर आ रहे हैं, इसको हम डाटा एडिटर विंडो कहते हैं। इसमें हमने डाटा को एंटर करना होता है। यहाँ पे आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक एक है डाटा व्यू और एक है वेरिएबल। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे क्वेश्चन एयर डिवेलप करते हैं, तो उस क्वेश्चन एयर में आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, डाटा होता है। ठीक है। वेरिएबल्स हर क्वेश्चन एयर में सेम होते हैं। जैसे आप हर एक पेशेंट से यही पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, बीएमआई क्या है, या उसका डायबिटीज लेवल क्या है, हाइपरटेंशन लेवल क्या है। ठीक है। HbA1c क्या है, हर एक पेशेंट से आप ये पूछेंगे। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन एयर टू क्वेश्चन एयर आपके पास रिस्पॉन्स डिफरेंट होंगे। तो वेरिएबल व्यू में हमने एक बार अपने क्वेश्चन एयर के तमाम क्वेश्चन को इंटर कर देना होता है और डाटा व्यू में फिर हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन ईयर का डाटा इंटर करते हैं। अच्छा,
अगर हम देखें तो विंडोज ऑफ एसपीएसएस में डिफरेंट विंडोज हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास डेटा एडिटर है जिसमें डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू आता है जिसपे हमने काम करना होता है। जैसे ये हमारे पास डेटा एडिटर विंडो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट व्यूअर होता है। आप जितनी भी एनालिसिस करते हैं वो आउटपुट व्यूअर में सेव होता जाता है। सिंटैक्स एडिटर होता है। सिंटैक्स एडिटर में आप जितनी भी एनालिसिस कर रहे हैं वो उसके उसके स्टेप्स मेंशन होते हैं। फिर आपके पास स्क्रिप्ट विंडो आता है। स्क्रिप्ट विंडो में आप कोई प्रोग्राम खुद से लिख सकते हैं। अच्छा, डेटा एडिटर बेसिकली हमारे पास स्प्रेडशीट लाइक सिस्टम फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल, एंटरिंग, एडिटिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। द एक्सटेंशन ऑफ द सेव्ड फाइल इज SAV। आप डेटा एडिटर विंडो को अगर सेव करेंगे तो SAV फॉर्म में होगा, यानी आपके जितने भी आपने डेटा एंट्री की है और जो आपने वेरिएबल एंटर किए हैं वो इस फॉर्म में आपके पास सेव होते जाएंगे। आउटपुट व्यूअर में आपके पास जितनी भी एनालिसिस आपने की है वो आप आउटपुट व्यूअर में सेव कर सकते हैं और इसकी एक्सटेंशन आपके पास SPV फॉर्म में होती है। सिंटैक्स एडिटर में जितने भी सिंटैक्स होते हैं, जैसे आपने फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फाइंड किया है और उसको स्कोरिंग की फॉर्म में फाइंड किया है, ये जैसे ये एनालिसिस के जितने स्टेप्स होते हैं और क्या क्या एनालिसिस आपने की है वो सिंटैक्स एडिटर में सेव होता है और इसका सेव SPS फॉर्म में होता है। स्क्रिप्ट विंडो में आप ओवरऑल प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज आती है और आप जो ऑलरेडी अवेलेबल ऑप्शन है उसको यूज नहीं करना चाहते, अपना कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। ओके, गेट डाटा इनटू SPSS। SPSS में डाटा एंट्री कैसे करनी है, इससे पहले मुझे बता दें अगर कोई क्वेश्चन हो तो। मैम क्वेश्चन नहीं है कोई। अच्छा, एक बार बार ये कह रहे हैं कि स्क्रीन विजिबल नहीं है, बट मुझे तो स्क्रीन आपकी साफ नज़र आ रही है। और अभी तक हो मैम सकता ने है मैम कि उनके पास, जी हो जी सकता है जी उनके पास इंटरनेट इशू हो। बिल्कुल, ये इंटरनेट इशू होगा उनके पास। और अभी मैं ये भी बता दूं कि मैम ने अभी SPSS खोला नहीं है, अभी जो है हम स्लाइड्स में ही पढ़ रहे हैं उसको। तो अगर आपको SPSS नज़र नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं। खैर है, अभी समझे फिर बाद में उसको वो करते। चले मैम, आप कंटिन्यू करें। जी, फिलहाल आप स्लाइड्स देख लें। ठीक है, ओके। जी गेट डाटा इनटू SPSS। अब हम SPSS को ओपन करें। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि SPSS में हम डाटा को कैसे एंटर कर लेते हैं। अगर आपने कभी एक्सेल में काम किया हो तो एक्सेल में तो डाटा एंट्री बड़ी इजी है। आप कोई भी वर्ड लिख लें, कुछ भी लिख लें, आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती, आपको कैरेक्टर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन SPSS में ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसका फिर ड्रॉबैक ये है एक्सेल में अगर हम डाटा एंट्री करते हैं कि उसमें एरर के चांसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको बार बार अगर आप जेंडर डिफाइन कर रहे हैं पेशेंट का, इंडिविजुअल का, रिस्पोंडेंट का, तो आपने लिखना होता है मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल। टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा और स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स हो सकती हैं और स्पेलिंग्स के करेक्टर में डिफरेंस हो सकता है। तो एक्सेल में क्या होता है कि आपने हर डेटा को मैन्युअली इंटर करना। लेकिन अगर हम SPSS देखें तो SPSS हमारा टाइम बचा देता है। वो हमें कोडिंग का एक मेथड प्रोवाइड करता है, हम यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। तो SPSS में कोडिंग की जरूरत हमें पड़ती है, इस वजह से हम पहले इसके डेटा एंट्री मेथड देखेंगे कि हम किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। We can enter data directly into data editor in the data view in any order, by case or by variable, for selecting areas or for individual. Every data editor contains cell and active cell is highlight. ठीक है, आप यहाँ पे देखें तो ये आपको SPSS की स्प्रेडशीट में और सेल में आप डाटा एंट्री करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 1 लिखा है, वो सेल हमारे पास जी। हेलो मैम, जी जी जी। आपकी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई बीच में। यू वांट टू रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड? ओके, अभी हम देखेंगे कि हाउ टू इंटर डाटा डायरेक्टली इन SPSS। तो इसमें हम जब भी हम SPSS में डाटा एंट्री करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो जब हम कोडिंग करते हैं तो थोड़े से हम इसके मेथड्स को देखते हैं कि SPSS में डाटा हम किस तरीके से इंटर करते हैं।
ठीक है। तो SPSS में हम डायरेक्टली डाटा इंटर कर सकते हैं, और जिस सेल में हमने डाटा इंटर करना हो वो सेल हमारे पास हाईलाइट हो जाता है। जैसे यहाँ मैंने डाटा इंटर कर दिया, यहाँ मैंने डाटा इंटर कर दिया, तो ये मेरे पास हाईलाइट हो। The variable name and row number of the active cell are displayed in the top left corner of the data. When we select a cell and enter a data value, the value is displayed in the cell editor. अच्छा, इसको आप लोग खुद देख लें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को इस तरीके से डिफाइन कर लेती हूँ कि यानी ये हमारे पास डाटा व्यू है और वेरिएबल व्यू है। डाटा एंट्री हम जितनी भी करेंगे वो डाटा व्यू में करेंगे, और वेरिएबल व्यू में हमने हर एक वेरिएबल को स्पेसिफाई करना है। यहाँ पर ये स्पेसिफाई हो गया। अच्छा, जितने भी सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू में एंट्री करते हैं, और जब वेरिएबल व्यू में हम अपने तमाम वेरिएबल को एंटर करते हैं, क्योंकि हमारे जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होते हैं, हमारे रिस्पोंडेंट चेंज होते हैं, इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सेस चेंज होते रहते हैं, क्वेश्चंस हमारे जो कि क्वेश्चनियर के क्वेश्चन होते हैं वो सेम होते हैं। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल व्यू में अपना क्वेश्चनियर फीड करना होता है, क्वेश्चनियर पुट करना होता है, उसके बाद हम डाटा व्यू में आकर उसकी डाटा एंट्री करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल व्यू में आप देखें तो आपको डिफरेंट वेरिएबल्स व्यू में आपको कॉलम्स नेम नजर आ रहे हैं। इसमें आपको नेम, टाइप, वेट, डेसिमल, लेबल, वैल्यूज, मिसिंग, कॉलम, अलाइन, बायर, रोल, ये डिफरेंट आपको कॉलम नेम नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इन कॉलम नेम्स पे हमने वेरिएबल को की एंट्री कैसे करनी है वो हम अच्छा, वेरिएबल व्यू में हमारे पास ये डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए, हेडिंग्स आ गई हैं हमारे पास। अब इन हेडिंग्स में आपको फर्स्ट हेडिंग जो है वो नेम की नजर आ रही है। नेम बेसिकली क्या है, नेम वेरिएबल नेम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रूल्स फॉर वेरिएबल नेम एंट्री ये है कि मस्ट बी यूनिक, आपका वेरिएबल नेम यूनिक होना चाहिए। जैसे अगर आप क्वेश्चनियर में देखें तो वेरिएबल नेम रिपीटेड नहीं होते, हर एक क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन होता है, यानी आप पेशेंट से उसका नेम पूछते हैं, नेम पूछते हैं, एज पूछते हैं, BMI पूछते हैं, तो हर एक वेरिएबल नेम यूनिक होता है। इसी तरह जब आप एंट्री करते हैं तो वेरिएबल नेम आपका यूनिक होना चाहिए, उसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 कैरेक्टर होनी चाहिए। बहुत ज्यादा लंबा नेम हम वेरिएबल व्यू में नहीं रखते, रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें, लेकिन हम रखते नहीं है क्योंकि इससे फिर वो वेरिएबल इतना अच्छे से डिफाइन नहीं। मस्ट बिगिन विद अ लेटर, आपने देखना है कि आपका वेरिएबल लेटर से हो। ठीक है, यानी आप क्वेश्चन 1 2 3 इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन नंबर से ना हो, अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर से ना हो। यानी आप वेरिएबल नेम अगर स्टार्ट करें तो वो 1 2 3 4 से स्टार्ट ना हो। इसी तरह वो आपके पास जो अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर है, जैसे स्टेरिक हो गया, हैशटैग हो गया, वो इससे डिफाइन ना हो। में इंक्लूड, अच्छा, वेरिएबल नेम में इंक्लूड कर सकते हैं इस हैशटैग को, कॉमा को, अंडरस्कोर को, डॉलर साइन को, लेकिन मिड में, आप इसको मिड में ही इंक्लूड करें। शुड नॉट एंड विद एन अंडरस्कोर, अंडरस्कोर पर आपने इसको एंड नहीं करना, और इसमें आपने ब्लैंक्स और स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करने वेरिएबल में। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी एंट्री भी स्टार्ट कर देते हैं। वेरिएबल नेम है तो यानी आप इसको एज ऑफ पेशेंट, नेम ऑफ पेशेंट अगर आप दें, नेम। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आप जब वेरिएबल नेम इंटर करें तो आपने उसमें स्पेस नहीं देनी। स्पेस को अवॉइड करने के लिए आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। तो नेम ऑफ पेशेंट, हम इसकी एंट्री इस तरीके से, ठीक है, यानी हमने जब नेम का वेरिएबल इंटर करना है तो उसमें हमने स्पेस नहीं देनी। अगर आप स्पेस इंटर करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और एरर। अच्छा, वेरिएबल नेम के बाद हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम आता है वेरिएबल व्यू में, वो टाइप्स का है। टाइप हमसे ये पूछता है कि आपका वेरिएबल किस टाइप का है। ठीक है, वो न्यूमेरिक फॉर्म में है या वो नेमिंग की फॉर्म में है। तो क्लिक ऑन टाइप बॉक्स, द टू बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल दैट यू विल सी आर न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको ये पता होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज में
अच्छा, या तो आप इसको न्यूमेरिक फॉर्म में रख सकते हैं अगर आपका जो वेरिएबल है वो कोडिंग की फॉर्म में है। अगर वो कोडिंग की फॉर्म में नहीं है, जैसे नेम ऑफ पेशेंट है, तो नेम ऑफ पेशेंट के नेम की तो आप कोई कोडिंग नहीं कर सकते। तो टाइप में आपने यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक वेरिएबल डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिक का ऑप्शन आ रहा है। अब नेम ऑफ पेशेंट जो है वो वर्ड्स की फॉर्म में होगा ना, करेक्टर की फॉर्म में होगा। तो उसके लिए आप न्यूमेरिक नहीं सेलेक्ट करेंगे, आप स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे। स्ट्रिंग सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके कर लेंगे। तो ये आपके पास आप नेम ऑफ वर्ड्स लिख सकते हैं। एनी क्वेश्चन इससे रिलेटेड स्ट्रिंग, और अगर आपको न्यूमेरिक में कोई कंफ्यूजन हो? मैम अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसमें। ओके, जी। अम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेट। आप नेक्स्ट कॉलम देखें तो ये आपको वेट का नजर आ रहा है। अच्छा, वेट आपसे ये पूछता है कि आपका जो जो आप एंट्री करेंगे इस वेरिएबल की डेटा में, उसकी वेट कितनी होगी, कितने करेक्टर की होगी। अगर आपका जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है तो जरूरी है कि आप वेट को 30 to 50 तक ले जाएं। अदरवाइज वो आपकी एंट्री सही तरीके से नहीं हो पाएगी और वो पूरे नेम को इंटर नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेम ऑफ पेशेंट अगर आपके पास है जैनब, तो ये जैनब और बी, इससे आगे ये नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने करेक्टर जो है वो 8, वेट जो है वो बाय डिफॉल्ट एसपीएसएस इसको 8 लेता है और वो हमने 8 ही रखी है। इसको अगर आप इंक्रीज करेंगे, जैसे आप इसको 30 तक ले जाएं, तो ये आपके पास आगे इंटर हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा नेम एंटर हो गया। तो अगर आपका जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, नेमिंग की फॉर्म में है, वर्ड्स में आपने उसकी एंट्री करनी है, तो आपने वेट को इंक्रीज करना है। ठीक है, अगर न्यूमेरिक फॉर्म में है तो आप बाय डिफॉल्ट एसपीएसएस इसको 8 नेक्स्ट आपके पास डेसिमल आता है। डेसिमल में देखें तो डेसिमल अगर आपने स्ट्रिंग ले लिया है तो ये खुद से 0 है। और अगर आपका फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो ये अगर आप न्यूमेरिक इसको सेलेक्ट करते हैं तो डेसिमल आपके पास आ गया है, 2 आ गया। बाय डिफॉल्ट एसपीएसएस इसको 2 लेता है। अगर आपको ज्यादा डेसिमल पॉइंट की जरूरत है तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लेबल का नेक्स्ट कॉलम आ रहा है। लेबल में आपने पूरे क्वेश्चंस को की एंट्री करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन से ये पूछा है कि व्हाट इज योर नेम, या व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर या माई स्टेटस, या जो भी है, तो वो आपने पूरे के पूरे क्वेश्चंस की हम एंट्री करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको देखते हैं लेबल। यहाँ पे हमने पूरे क्वेश्चन की एंट्री करनी होती है और इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम स्पेस होती है वो 256 करेक्टर तक की एंट्री हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ हम स्पेस भी दे सकते हैं, यानी क्वेश्चन जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, ओरिजिनल जो स्टेटमेंट होती है क्वेश्चन की, वो स्टेटमेंट हम इस इंटर कर सकते हैं, ताकि जो हमारे पास वेरिएबल नेम जो कि यहाँ पे हमने उसकी एंट्री उस तरीके से नहीं कर पाई क्योंकि हम लिमिटेड वर्ड्स की, तो वो लेबल में हम कंप्लीटली उसको डिफाइन कर देते हैं। इस पूरे वेरिएबल को हम लेबल में डिफाइन करके उसकी स्टेटमेंट की फॉर्म में उसको लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है वैल्यू। वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या है, जब हमने हमारा हमारे पास कोई भी वेरिएबल है जो कि कैटेगोरिकल फॉर्म में है और हमने उसकी है, तब हम वैल्यू की एंट्री करते हैं। अगर कोई न्यूमेरिक वेरिएबल है या स्ट्रिंग वेरिएबल है तो हमें वैल्यू का जो कॉलम है उसको एज इट इज छोड़ देना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई कोडिंग वेरिएबल है, जिसकी कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसकी आपने कोडिंग करनी है, जैसे पेशेंट जेंडर हो गया, जेंडर, ठीक है, और जेंडर की आपको कोडिंग की जरूरत है क्योंकि ये आपके पास मेल एंड फीमेल की फॉर्म में होता है। आप 1 असाइन कर देते हैं मेल को और यहाँ पे आप 8 ऐड करेंगे। 2 वैल्यू आपने ट्रू दी, लेबल आप उसको फीमेल किया।
ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्रिएट हो गई है। ठीक है, आपने 1 मेल को असाइन किया, 2 फीमेल को असाइन किया, तो जब आपने वेरिएबल की कोई भी कैटेगोरिकल वेरिएबल उसकी कोडिंग करनी हो तो वो हम वैल्यूज में आकर स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा, क्या नेक्स्ट आपको कॉलम नजर आ रहा है मिसिंग का? मिसिंग का जो कॉलम है वो हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं अगर हमारे डेटा में मिसिंग ऑब्जर्वेशन आ रही हो। यानी जब हम पेशेंट को क्वेश्चनियर दे देते हैं, रिस्पोंडेंट को क्वेश्चनियर दे देते हैं कि आप फिल करके हमें दे दें, तो ऐसा भी होता है कि वो कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। जब वो कुछ क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और हम ये स्किपिंग जो होती है कि इसके थ्रू इसके बाद हम एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके डाटा में बहुत सारे क्वेश्चन मिसिंग है या कुछ भी क्वेश्चन अगर मिसिंग है तो आप एनालिसिस नहीं कर सकते। तो फिर अगर क्वेश्चन रिस्पॉन्सेज आपके पास मिसिंग आ रहे हैं तो वो आपने मिसिंग वैल्यू में स्पेसिफाई करना होता है। मिसिंग वैल्यू हम किसी भी ऐसे नंबर को लेते हैं जो कि हमारे एनालिसिस से रिलेटेड ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नंबर इंटर करती हूँ, यहाँ पे डिस्क्रीट मिसिंग में ये मैंने एक ऐसा नंबर एंटर किया 99999 के वो मेरे डाटा में कहीं पर भी अखर नहीं हो रहा, तो फिर ये एसपीएसएस इसको एज इस 999 की वैल्यू को एज अ मिसिंग नंबर लेगा और उसको हमारे इससे हमारे ओवरऑल जो रिजल्ट है वो इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कॉलम आ रहा है, ये बेसिकली कॉलम विड्थ है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दें। लाइन के कॉलम को भी एज इट इज छोड़ दें। अच्छा, जो सबसे मेन आपके पास यहाँ पे कॉलम हेडिंग आ रही है वो मैयर की आ रही है। मैयर में आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास आ रहा है, ये मैयर में आपके पास आ रहा है स्केल ऑर्डिनल नॉमिनल। ठीक है, तो आपने देखना है कि आपका वेरिएबल किस टाइप का है। आपने एसपीएसएस को मस्ट बताना है कि आपका वेरिएबल किस टाइप का है। यानी टाइप ऑफ वेरिएबल सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपको पता हो, एसपीएसएस को भी बताना है कि एसपीएसएस जो है वो रीड नहीं कर सकता। आप उसको जो चीज देंगे, जैसी पुटिंग करेंगे, जैसे डाटा एंट्री करेंगे और जैसी कोडिंग करेंगे वो उसको ऐसा ही लेगा। ठीक है, तो अगर आपका डाटा जो है वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है या डिस्क्रीट फॉर्म में है यानी न्यूमेरिकल वेरिएबल है, तो आपने यहाँ से स्केल सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, और अगर आपका वेरिएबल जो है वो नॉमिनल कैटेगोरिकल फॉर्म में है, नॉमिनल है या ऑर्डिनल है, तो वो आपने यहाँ से नॉमिनल या ऑर्डिनल सेलेक्ट कर। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? हेलो, यस मैम। सो वी हैव जी। टू क्वेश्चंस। एक कि हम्म, अगर कोई मिसिंग वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अपना जेंडर नहीं लिखा, तो उसको हम्म। किस तरह रिपोर्ट करना है? अच्छा, पहले सबसे इसको। पहले, ठीक है, जी। सबसे पहले तो ये करना है कि जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आपने डेटा में मिसिंग वैल्यू होने नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स बाइस आ जाता है इसकी वजह से। अगर आपके पास वो इंडिविजुअल जो है वो एक्सेसिबल है और आपको पता है कि ये किसका फॉर्म है, किसने फिल किया है, और आप उसको देख सकते हैं, दोबारा से डाटा ले सकते हैं, तो आपने जाना है और उनसे डाटा लेना है। ठीक है, अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल ना हो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप उसका वो कर दें, यानी मिसिंग वैल्यू आइडेंटिफाई कर दें। तो इस तरीके से भी ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। और आप उसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज्यादा डाटा है और कुछ रिस्पॉन्स ऐसे हैं कि वो मिसिंग है, तो आप उन रिस्पॉन्सेस को हटा भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन ये है कि आपने डेटा एंट्री करते वक्त जो है एक जगह पे टाइप की बात की और दूसरी जगह पे मेजर की बात की। तो टाइप में स्ट्रिंग और न्यूमेरिक थे और मेजर में ऑर्डिनल, नॉमिनल और स्केल। तो ये पूछा गया है कि टाइप और मेजर में क्या फ़र्क है, और ये इसको अगर काइंडली आप ज़रा एक्सप्लेन करें। ठीक है, जो टाइप है, अच्छा टाइप जो है ये कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसमें आपने कंप्यूटर को बताना है कि आप जो वेरिएबल की एंट्री करेंगे वो किस फॉर्म में होगी, वो नेमिंग जी। की फॉर्म में होगी या नेमिंग की फॉर्म में नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे देखें जेंडर, तो जेंडर में भी हम स्ट्रिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जेंडर जी। को हम देखें तो वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है। हमने यहाँ से स्ट्रिंग, सॉरी, ऑलरेडी इसको वो किया हुआ है, मैं दूसरा वेरिएबल
जैसे ये जेंडर है जी इसलिए इसको नहीं ले कि हमारे पास हेलो सेम वेरिएबल। जी मैम, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो अच्छा गई है। जैसे जेंडर है जी तो इसको हमने हेलो जी जी, बोले बोले। ठीक है मैं दोबारा डिफाइन करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि नेम स्ट्रिंग और न्यूमेरिक का ना, तो स्ट्रिंग और न्यूमेरिक जो यहाँ पर इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर को बताना चाह रहे हैं कि जो हम एंट्री करेंगे स्पेसिफिक वेरिएबल की वो वर्ड्स के फॉर्म में होगी या वो न्यूमेरिक आगे वैल्यू में बताना है कि वो कोडिंग की फॉर्म में है या वो वैल्यू है। ठीक है, तो जेंडर को ले लें तो कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ठीक है, हम यहाँ जी पर अगर उसके लिए स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमने उसके लिए स्ट्रिंग सेलेक्ट, तो अब हमने जेंडर की एंट्री किस तरीके से करनी मैम होगी। हेलो। जी अब जी जी आप आपकी स्क्रीन में जी कोई आपके वो नहीं हो। जी स्क्रीन में कोई इशू है। आपका स्क्रीन स्टक नज़र आ रहा है, आपने कुछ चेंज किया है उसमें? जी अभी अभी दोबारा अगर आप कर नहीं मैंने कुछ नहीं चेंज, ये देखिए अभी चेंज हो रहा है। जी हाँ, अब हो रहा है, अब हो रहा है। ठीक है ठीक, तो अब जेंडर को हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया है और अब हम इसकी जो एंट्री करेंगे तो वो हम बार बार मेल फीमेल लिख कर करेंगे। जी ठीक है, जी इस तरीके से एंट्री करेंगे, ये हमारे पास बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब हम ये कर सकते हैं कि हम वेरिएबल में जाकर इसको स्ट्रिंग के बजाय न्यूमेरिक ले लें, स्ट्रिंग के बजाय हम इसको न्यूमेरिक ले लें और फिर यहाँ पे वैल्यू में हम इसको स्पेसिफाई कर लें, क्योंकि हमें पता है कि जेंडर में हमारे पास 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, 3 कैटेगरीज हो सकती हैं, हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जी लेकिन अगर आप हम यहाँ पे देखें नेम ऑफ पेशेंट, तो हर एक पेशेंट का नाम जो है वो दूसरे से अलग है, हम इसकी कोडिंग नहीं कर सकते, इसकी कोडिंग का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो हमें एंट्री करनी होगी तो वो जरूर वर्ड में करनी होगी, यानी हम जी हर एक पेशेंट का नेम लिखेंगे, हम उसकी कोडिंग नहीं कर सकते। तो एसपीएसएस में यहाँ पे आपने वेरिएबल टाइप को नहीं देखना। जब हम मैं इस टाइप की बात करती हूँ, इस कॉलम की, इस कॉलम टाइप की बात करती हूँ, तो आपने वेरिएबल टाइप को नहीं देखना। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ एंट्री को देखना है कि जो हम एंट्री कर रहे हैं वेरिएबल की, वो नेमिंग की फॉर्म में कर रहे हैं, वर्ड्स की फॉर्म में कर रहे हैं, या वो हम कोडिंग न्यूमेरिक की फॉर्म में कर रहे हैं। अब वो न्यूमेरिक जो है वैल्यू भी हो सकता है, जैसे बीएमआई हो गया, एज हो गया, बीपी लेवल हो, बीपी हो गया, और वो हमारे पास कोडिंग भी हो सकता है। ठीक है, अब जेंडर है वो यहाँ पे हमने न्यूमेरिक कंसिडर कर लिया है। ठीक है, क्योंकि हम उसकी कोडिंग करना चाह रहे हैं। यहाँ पे वैल्यूज में आकर हमने उसकी कोडिंग भी कर ली है। ठीक है, अब हमें मैयर की तरह, अब हमें पता है कि जेंडर को हमने यहाँ पे न्यूमेरिक तो ले लिया है, लेकिन इस न्यूमेरिक का मतलब एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। यहाँ पे न्यूमेरिक का मतलब एज अ टैग है। जी यहाँ पे हमने पहले डिफाइन किया था इस चीज को कि जब भी हम जो हमारे पास नॉमिनल या ऑर्डिनल होते हैं, उसमें हम वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक स्लाइड आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने किया था, here we use numbers to denote various categories, but these numbers don't have any numerical importance। यानी ये numbers हमारे पास as a tag use होते हैं। जैसे मेल फीमेल नॉन बाइनरी है तो इसको हम 1 2 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जी यहाँ पर भी हमने बिल्कुल वही किया है, हमने जेंडर को न्यूमेरिक लिया है बेशक, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर दी है कि हमने न्यूमेरिक तो लिया है, 1 जो है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जो एंट्री करेंगे, हम एसपीएसएस को बता रहे हैं कि इस वेरिएबल की जो हम एंट्री करेंगे वो हम न्यूमेरिक फॉर्म में करेंगे। फिर आगे जाकर हम एसपीएसएस को ये बता रहे हैं कि हम इसकी एंट्री तो न्यूमेरिक फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे पास वेरिएबल है वो हमारे पास नॉमिनल है, वो एक न्यूमेरिकल वेरिएबल नहीं है, वो एक टैग वेरिएबल है, इसको हमने टैग किया हुआ है। ठीक है, तो जी यहाँ जी पे फिर हमने स्पेसिफिक जो वेरिएबल टाइप है उसको मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये आपको जो ये वाला टाइप नजर आ रहा है और ये जो मैयर नजर आ रहा है, ये मैयर वेरिएबल टाइप से रिलेटेड है, और यहाँ पे जो आपके पास टाइप आपको नजर आ रहा है, ये एसपीएसएस एंट्री से रिलेटेड।
ठीक है, जी कि वो नेमिंग ठीक वर्ड्स की फॉर्म में है या वो कोडिंग की फॉर्म में है या न्यूमेरिक फॉर्म। एनी क्वेश्चन? जी ठीक है, बस मेरे ख्याल में ये एक्सप्लेन हो गया अच्छी तरह से, आप आगे जा सकती हैं ना। ठीक है, इसी तरह अगर हम एज लेते हैं तो पेशेंट की एज हम न्यूमेरिक में ही लेते हैं, यहाँ पर भी हम न्यूमेरिक को न्यूमेरिक ही रहने देंगे, डेसिमल हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज जो है वो डेसिमल में भी हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है कि रिसर्चर इसको किस तरीके से ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू भी हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास बाकी में एक न्यूमेरिक वेरिएबल है, और यहाँ पे आकर हमने एसपीएसएस को बताना है कि ये हमारे पास स्केल है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखें तो हमने जेंडर को और एज को दोनों को हमने न्यूमेरिक लिया है, लेकिन यहाँ पे मैयर में हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया है कि जेंडर को भी न्यूमेरिक लिया है, लेकिन ये है हमारे पास नॉमिनल। इसी तरह एज को भी हमने न्यूमेरिक लिया और ये बाकी में हमारे पास न्यूमेरिकल वेरिएबल है, इसलिए हम इसकी स्केल से। ओके, नेक्स्ट हम अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास जितने भी हमारे पास एसपीएसएस में डाटा एंट्री के लिए वेरिएबल को स्पेसिफाई करने के लिए जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है वो सब हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में होता है जो डाटा कलेक्शन फॉर्म होता है। डाटा कलेक्शन फॉर्म होल स्टडी के लिए सेम होता है, लेकिन जो डाटा कलेक्शन फॉर्म पर्सन टू पर्सन है वो हमारे पास चेंज होता है। ठीक है, यानी हम हर एक पेशेंट से यही पूछते हैं कि आपका नेम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, रेजिडेंसी, ईयर ऑफ एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हाइट, वेट, बीएमआई, हर पेशेंट से यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन पेशेंट टू पेशेंट हमारे पास रिस्पॉन्स अलग आते हैं। तो सबसे पहले हमने एसपीएसएस में ये करना होता है कि हम वेरिएबल व्यू में आकर, जैसे हम वेरिएबल व्यू में आकर इन तमाम क्वेश्चंस की एंट्री करते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस की हम एंट्री करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, और फिर हम डाटा व्यू में आकर हम इसके लिए स्पेसिफिक जो डाटा होता है हर एक रिस्पोंडेंट से रिलेटेड उसकी हमने एंट्री करनी होती है। जैसे जेंडर है तो हमने हर एक पेशेंट की इस तरीके से सॉरी एंट्री करते हैं। एनी क्वेश्चन इससे रिलेटेड? मैं डाटा एंट्री करके बताऊं इस स्पेसिफिक क्वेश्चन की, या जरूरत नहीं है, समझ आ गई है? मैम अभी तक मेरे ख्याल में इतना तो समझ आ गया होगा। अगर आपके पास कोई डेटा फाइल हो एग्जांपल, तो आप उस पे बता सकते हैं वर्बली। ठीक है, डाटा फाइल मेरे पास है। ये हमारे पास डाटा फाइल है, इसमें आप देखें वेरिएबल व्यू में, वेरिएबल व्यू में हमने वेरिएबल्स की एंट्री की है। वेरिएबल है हमारे पास जेंडर, एज, मैरिटल स्टेटस, चाइल्ड, एजुकेशन, सोर्स। यहाँ पे आप देखें तो हर एक क्वेश्चन लेवल हुआ है। ठीक है, सोर्स है तो सोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोर्स ऑफ स्ट्रेस को। इसी तरह हमारे पास ये वेरिएबल नेम इंटर हुए हैं, और हर वेरिएबल नेम के सामने आप देखें तो लेबल में क्वेश्चन लेबल हुए हैं, ताकि हमें पता चले कि ये वेरिएबल नेम जो है ये किस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक वेरिएबल की यहाँ पे टाइप हमारे पास मेंशन है। यहाँ पे आप देखें तो टाइप सारी न्यूमेरिक है, तो कुछ इसमें बाकी में न्यूमेरिक वेरिएबल है। जैसे आप देखें तो ये आप देख लें, ये टोटल ऑप्टिमिज्म स्कोर है, तो ये हमारे पास स्केल में है, इट्स मीन ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है। इसी तरह हमारे पास टोटल मास्टरी स्कोर है, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ लाइफ है, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लाइफ है, न्यूमेरिक में इसकी एंट्री हुई है, और मैयर में भी स्केल सिलेक्टेड है, इट्स मीन कि ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है। इसकी एंट्री वाकई में यानी एक मैथमेटिकल फॉर्म में हुई होगी। ठीक है, और इसी तरह आप जेंडर को देखें, एज को देखें, मैरिटल स्टेटस को देखें, चाइल्ड को देखें, एज नहीं सॉरी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, और चाइल्ड मींस कि आपके बच्चे हैं कि नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें भी न्यूमेरिक यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप वैल्यूज में आकर देखिए तो हर एक वेरिएबल की कोडिंग हुई है। कोडिंग हुई है, कोडिंग होने के बाद आप मैयर में देखें तो
नॉमिनल और ऑर्डिनल सिलेक्टेड है, इट्स मीन ये हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है। तो एसपीएसएस में हम इसी तरीके से करते हैं। वेरिएबल व्यू में हमने एक बार तमाम वेरिएबल को फीड कर देना होता है, फिर हम जाते हैं डाटा व्यू में, और ये अब इसमें जो 1 है तो वो एक क्वेश्चनियर की होल एंट्री है, 2 जो है तो वो रिस्पोंडेंट 2 की एंट्री है, 3 इंडिविजुअल 3 की एंट्री है, 4 इंडिविजुअल 4 की एंट्री है, ठीक है। यानी जितने हमारे क्वेश्चनियर होंगे, जितना हमारा सैंपल साइज होगा, उतनी ही हमारी ये एंट्री भी होगी। जैसे इस क्वेश्चन ये जो डाटा है इसमें 439 एंट्री हुई है, इट्स मीन हमारा सैंपल साइज जो था रिसर्चर का वो 439। एनी क्वेश्चन? जी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो काइंडली चैट में पूछें, क्योंकि हमने अभी तक डेटा एनालिसिस स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तक हम डेटा एंट्री में हैं। तो अगर आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ तक तो अभी पूछ लें, बिकॉज वी हैव अ लॉट टू डू। अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं है मैम चैट में, आप आगे जाएं, क्वेश्चंस आते हैं ओके, तो नेक्स्ट मैं हमारे पास, ठीक है, बस डाटा एनालिसिस हमारे पास तकरीबन स्टार्ट हो गई है क्योंकि हमने डाटा एंट्री कर लिया है। अच्छा, डाटा एंट्री जब हम कर लेते हैं, जाहिर सी बात है एज ए ह्यूमन हमसे ह्यूमन एरर भी हो सकते हैं, ह्यूमन एरर ना हो तो कोई एडिटिंग एरर कुछ भी हमारे से हो सकता है। तो डाटा एंट्री के बाद एनालिसिस से पहले हमने डाटा स्क्रीनिंग एंड क्लीनिंग करनी होती है। डाटा स्क्रीनिंग एंड क्लीनिंग हमारे पास 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले हमने एरर चेक करना है, देन हमने उस एरर को करेक्ट करना है। तो चेकिंग फॉर एरर हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू चेक ईच एंड एवरी वेरिएबल फॉर स्कोर दैट आर आउट ऑफ रेंज, ठीक है। आउट ऑफ रेंज हमने हर एक वेरिएबल को चेक करना है कि कोई है कि नहीं है। अगर नहीं है वेल एंड गुड, अगर है फिर हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो आउट ऑफ रेंज है। उस वैल्यू को हमने आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है, सर्च करना है, फिर हमने उसको सही करना है। सही करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन से कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है या क्वेश्चन में ही गलती है। अगर क्वेश्चन में गलती है तो हम पहले रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर उससे कांटेक्ट हो जाए हम डेटा, यानी मेन प्रोसीजर यही है हमारे पास। अच्छा, अब हमने एरर को चेक कैसे करना है। एरर में हमसे ये हो सकता है कि जब भी हम कोडिंग कर 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल की है, और जब हम इसकी एनालिसिस करें तो हमें पता चले कि कुछ आउट ऑफ रेंज नंबर्स भी हैं, यानी 0 की भी एंट्री हुई है, 3 की भी एंट्री हुई है, जो कि हमारे कोडिंग में आता ही नहीं है, तो ये बेसिकली हमारे पास एरर है। और इस एरर को हम फाइंड इस तरीके से करते हैं कि हम हर एक वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी और मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास एरर चेक हो जाता है। प्रोसीजर इसका ये है कि आपने एसपीएसएस में डाटा एंट्री के बाद एनालाइज पर क्लिक करना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ये हमारे पास डाटा सेट है, अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कोई एरर है इस वेरिएबल, उनके लिए हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलता है कि कोई आउट ऑफ रेंज है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि जेंडर का जो वेरिएबल है इसमें कोई एरर है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास स्टेप्स जो है ये मैंने स्लाइड्स में यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सॉरी मैम स्लाइड्स खैर है, अगर आप स्लाइड से नहीं करना चाहती तो आप सीधा करें, हम स्लाइड्स को अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर लेंगे फिर बाद। ठीक है, सही है। स्लाइड्स में ये सारे स्टेप्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, और इसका हमारे पास प्रोसीजर ये है कि हम यहाँ पे आपको ये मेन्यू बार में एनालाइज का ऑप्शन नजर आ रहा है। जितने भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं ये आपको एनालाइज के ऑप्शन को जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये तमाम स्टैटिस्टिकल टेस्ट यहाँ पे नजर आ जाएंगे, ठीक है। एनालाइज के ऑप्शन के बाद आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन नजर आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जेंडर में किसी भी मिस्टेक को चेक करना है, जेंडर पर क्लिक करें और एरो के थ्रू इसको वेरिएबल बॉक्स में मूव कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपने चेक करना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो चेक्ड हो। एसपीएसएस में बाय डिफॉल्ट ये फ्रीक्वेंसी जो ऑप्शन है ये चेक्ड ही होता है, ठीक है। ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके पास डाटा व्यू में
जेंडर की एंट्री आ गई है। अब इसमें आप देखें तो 0 भी 1 टाइम इंटर हुआ है, मेल्स 184 है, फीमेल 251 है। अब आपको पता है कि आपने जो कैटेगरीज बनाई थी इस क्वेश्चन की जेंडर की, तो वो आपने दो बनाई, सिर्फ मेल एंड फीमेल की बनाई थी। तो 0 एंड 3 ये आपके पास एरर है। इस एरर को आपने रिमूव करना है। रिमूव करने का तरीका ये है कि आप जेंडर के का जो कॉलम है इस पर क्लिक कर लेंगे तो जेंडर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू बार से आप एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ फाइंड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फाइंड पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। फाइंड आपने किसको करना है, 0 को करना है। फाइंड नेक्स्ट करें, ये आपके पास 0 आइडेंटिफाई हो गया। जो रो 39 है, यानी 39 नंबर का जो रिस्पोंडेंट है उसके जेंडर की एंट्री गलत हुई। अब आपने क्वेश्चन एयर में चेक करना है, क्वेश्चन एयर में क्या है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एयर में मेल है तो आप 1 कर दें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 3 आ रहा था, 3 भी एरर था। अब आपने यहाँ पे 3 एंटर कर देना है। फाइंड नेक्स्ट, आपके पास 3 आइडेंटिफाई हो गया। अब आपने ये आपके पास 7 नंबर का जो रिस्पोंडेंट है, जो उसका जेंडर गलत इंटर हुआ है। इसको आपने क्वेश्चन एयर में चेक करना है और इसको फॉर एग्जांपल ये फीमेल है तो आप 2 कर देंगे। देन आपने 3 को दोबारा फाइंड नेक्स्ट करना है। आपके पास 19 नंबर का जो रिस्पोंडेंट है उसका जेंडर भी गलत इंटर हुआ है, उसको भी आपने ठीक कर दें, ठीक है। तो एरर को करेक्ट करने का तरीका ये है, जब आप डाटा एंट्री कर लेते हैं तो उसके बाद डायरेक्टली आपने एनालिसिस की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अगर आपकी डाटा एंट्री में कोई मिस्टेक हो तो वो ओवरऑल इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है और आपके रिजल्ट्स आपको मिसलीड कर सकते हैं। तो आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना होता है कि चेकिंग फॉर एरर करना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप स्लाइड्स में देखें तो एरर को कैसे चेक करना है और कैसे आपने एरर को करेक्ट करना है, ये तमाम